सवाई माधोपुर जिले के उपखंड गंगापुर सिटी निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने ग्राम रानीला के उच्च प्राथमिक विद्यालय से हुई है। मेरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा गंगापुर सिटी से हुई है। मैंने स्नातक अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी से की है एवं परा स्नातक की शिक्षा मैंने स्वयंपाठी के रूप में कोटा विश्वविद्यालय से की है। मेरी एमफिल राजस्थान विश्वविद्यालय से हुई है एवं वर्तमान में पीएचडी भी मेरी राजस्थान विश्वविद्यालय से चल रही है, जिसका विषय है वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के स्त्री पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन। जी सर। बहुत बढ़िया मैडम। आप सवाई माधोपुर से संबंध रखती हैं मैडम, तो जी सर। अ, सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर क्या है आपको ये बताना है। माफ करना सर। चलिए कोई बात नहीं मैडम। जी। ये बताइए कि आपका जो सवाई माधोपुर जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है। भरतपुर संभाग के अंतर्गत। के अतिरिक्त और कौन कौन से जिले हैं जो भरतपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं: सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, अगर नदियों की बात करें तो सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। चंबल, बनास, सीप आदि नदियाँ। अच्छा, बनास नदी पे कोई बांध बना है क्या मैडम सवाई माधोपुर में। जी सर। कौन सा, क्या नाम है उसका। टोंक में बना हुआ है सर, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आपने दो तीन नदियां बताई हैं, इन दोनों तीनों नदियों का एक संगम बनता है सवाई माधोपुर में। जी सर। किस नाम से है वो संगम। रामेश्वर घाट। अच्छा, नदी एक बार फिर से बताएंगे कौन कौन सी नदियां हैं तीनों जो संगम सीप बनाती हैं। सीप, बनास एवं चंबल। अच्छा, कौन सी वो जगह है जहाँ पे ये संगम है, गांव का नाम कुछ ऐसा कुछ है। रामेश्वर घाट ही पता है सर, गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो रामेश्वर धाम है मैडम, इसको कुंभ कहा जाता है किसी जाति का, तो किस जाति से संबंधित है ये। जैसे अपना बेणेश्वर धाम को बोलते हैं ना आदिवासियों का कुंभ, ऐसे ही रामेश्वर धाम को भी किसी का कहा जाता है। जी। माफी चाहूंगी सर इसके लिए भी। चलिए कोई बात नहीं मैम। मेला भरता है, उसका मेले की तिथि बता पाएंगे। नहीं सर। चलिए कोई। अच्छा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है मैडम, जी सर। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताइए, आप क्या क्या आप जानते हैं इसके बारे में। ये काफी प्राचीन मंदिर है सर, 5वीं ईसवी सदी में बना हुआ इसको बतलाते हैं। और स्वयंभू है ये, मतलब स्वयं उत्पन्न हुई है इनकी मूर्ति, ऐसी ऐसी कहावत है, किंवदंती है। इस यह रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत जो रणथंभौर का किला है उसी परिसर में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी, इनके 3 नेत्र हैं, इसलिए ये त्रिनेत्र गणेश कहलाते हैं। जी सर। चलो बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, आपने रणथंभौर की बात की, तो जी। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था मैडम। 1980 में सर। तारीख बता पाएंगे। तारीख 1 नवंबर 1980। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, ये बताइए कि रणथंभौर जो किला है काफी प्रसिद्ध है इतिहास में, जी। इसका जो दरवाजा है उसको किस नाम से जाना जाता है। जी सर। चलिए कोई बात नहीं मैडम। यहाँ पे एक छतरी है 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में, जी। उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका भी पता नहीं है सर मुझे। किसकी छतरी है वो, किसने निर्माण करवाया था। हमीर चौहान ने करवाया था, उनके पिताजी की याद में शायद। कौन थे उनके पिताजी। माफी सर, मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, ये रणथंभौर जो दुर्ग है इसके बारे में जलालुद्दीन खिलजी का एक
कथन काफी चर्चा में रहता है, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बता पाएंगे? काफी प्रसिद्ध कथन है। जी सर, ये तो नहीं पता। अबुल फजल का जरूर याद है मुझे कि इसे चलिए, अबुल बख्तरबंद फजल का कहा बता दीजिए। है। इसको बख्तरबंद कहा है उन्होंने। बाकी जो किले हैं वो नंगे हैं, और रणथंभौर का किला बख्तरबंद है, इस तरीके से उन्होंने कहा है इसके लिए। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था, रणथंभौर को, तो जी अलाउद्दीन खिलजी का एक साहित्यकार उनके साथ में रहता था, अमीर खुसरो। जी। उन्होंने एक बात कही थी इस किले के संदर्भ में, याद है कुछ? नहीं सर। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। जी है? जी जी। बहुत बढ़िया। बताइए, चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर है, जी सर। ये किस जाति की आराध्य देवी मानी जाती है? नहीं पता सर। चलिए, कोई बात नहीं। रणथंभौर दुर्ग की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? माफी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें रणथंभौर दुर्ग में जो राजस्थान का पहला साका हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था और उस समय शासक कौन थे? रंग देवी, रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था, और हमीर देव चौहान थे, वो शासक थे उस समय। अच्छा, आपका अंतिम प्रश्न है, रणथंभौर के अलावा और ऐतिहासिक महत्व के एक दो और वहां पे इमारतें या जो भी हैं, किले कह सकते हैं, और दो तीन हैं, तो उनका एक दो का नाम बता दीजिए आप। वहाँ जैन मंदिर है, बादल महल है, और अमरेश्वर महादेव भी का भी प्राचीन मंदिर है, मुख्य स्थल है वहाँ के। आप, ये अमरेश्वर और घुमरेश्वर एक ही है क्या? नहीं सर, अलग है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सामान्य साक्षात्कार पूर्ण हुआ। जी सर। प्लेटो पढ़ा है मैडम आपने? जी सर। चलो, प्लेटो के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। जी सर। प्लेटो का वास्तविक नाम बता सकते हैं आप, क्या था? नहीं सर। ये बता पाएंगे कि उनका नाम प्लेटो किसने रखा था? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए मैडम, प्लेटो एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, लेकिन बाद में वो, ऐसा माना जाता है कि राजनीति से थोड़ा विरक्त हो गए और दार्शनिक ज्यादा बन गए। जी। तो इसके पीछे कोई कारण, क्या कारण रहा कि वो राजनीति को छोड़ के दार्शनिक क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हो गए थे? तात्कालिक परिस्थितियां थी सर, जहाँ तक मैं चलिए, कोई समझती बात हूँ। नहीं। जी। बढ़िया बढ़िया मैडम, ये बताइए कि प्लेटो ने अनुकृति की अनुकृति कहा है, जी। कला को अनुकृति की अनुकृति कहा है, तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार से मुझे समझाएं कि इसका कहने का मतलब क्या था, अनुकृति की अनुकृति का। जी सर। प्लेटो के अनुसार जो मूल तत्व है वे प्रत्यय या विचार, आइडिया जिसे हम कह सकते हैं, वह है। और जो सत्य है, वो जो मूल है, विचार है, वही शाश्वत और अखंड है। और ये जो विचार है वो ईश्वर उनकी सृष्टा है। तो प्रत्यय को उन्होंने मूल तत्व माना है, और जो मूल तत्व है, वस्तु जगत उसका अनुकरण करता है, और जो काव्य कला है वे वस्तु जगत का अनुकरण करती है। तो अनुकरण मतलब मूल जो तथ्य है, मूल प्रत्यय विचार है, उसका अनुकरण वस्तु जगत के द्वारा किया जाता है, और वस्तु जगत का अनुकरण कला के द्वारा किया जाता है। तो वह बहुत मूल बढ़िया मैडम। तत्व से दुगनी या तिगुनी दूर हो गई। इसलिए प्लेटो, तिगनी दूर होगी। जी, मिथ्या बहुत अनुकृति बढ़िया कहते हैं। मैडम, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, प्लेटो काव्य के पक्ष में नहीं थे,
जी सर। तो प्लेटो का जो काव्य के ऊपर जो उन्होंने आक्षेप लगाए, एक दो बताइए उन्होंने क्या क्या प्लेटो के काव्य के बारे में कहे थे कि वो क्यों सही नहीं है। प्लेटो प्लेटो उपयोगितावादी सिद्धांत को महत्व देते हैं, तो उनके लिए वही उपयोगी है, वही ग्रहण करने योग्य है। तो उनके अनुसार काव्य काव्य जो है वो हमारे भावों का मनोभावों का क्षुद्र मनोभावों को बढ़ाते हैं, इसलिए काव्य को वो उन्होंने त्याज्य माना है। एक दूसरा कारण है कि नैतिक पतन होता है और काव्य के माध्यम से, ये उनका मानना है। उद्दाम वासनाओं को काव्य बढ़ाता है, इस वजह से भी वह काव्य को ग्रहण करने योग्य नहीं मानते प्लेटो, उनका ये मानना जी है। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, आपका अगला प्रश्न है कि क्या प्लेटो पूरी तरह से काव्य के विरोधी थे। नहीं सर, प्लेटो पूरी तरह से काव्य के विरोधी नहीं थे। उन्होंने काव्य के भेद किए हैं, उसमें सद साहित्य और असद साहित्य। तो यदि काव्य सद है, जो हमारी नैतिकता का बढ़ावा दे रहे हैं या हमारे लिए उपयोगी है, तो चलो आपकी वह बातों को मैं, मैडम आपकी बातों को मैं प्रश्न में परिवर्तित कर देता हूँ कि प्लेटो की नज़र में श्रेष्ठ काव्य क्या है, आप ये बताइए। मुझे पता है आप उसी बात को बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं प्रश्न के रूप में उसको परिवर्तित कर रहा हूँ कि प्लेटो की नज़र में श्रेष्ठ काव्य क्या है, आपको ये बताना है। श्रेष्ठ काव्य वही है जो हमारे नैतिकता का संचार करे, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाए। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में एक पंक्ति भी कही है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी हमारे लिए उपयोगी हो सुंदर कहला सकती है, यदि वे उपयोगी है तो। लेकिन यदि स्वर्ण निर्मित एक ढाल वह भी यदि अनुपयोगी है हमारे लिए, तो वह असुंदर है। तो जो ग्रहण करने योग्य, जो नैतिकता का बढ़ावा दे, उपयोगी है, वही श्रेष्ठ काव्य प्लेटो के अनुसार। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा ये बताइए कि आदर्श गणराज्य में कवि ने संगीतकार को महत्व दिया लेकिन कवि को नहीं, ये बात उनकी किताबों में मिलती है और हम पढ़ते आए हैं इस चीज को। तो ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने संगीतकार को तो महत्व दिया लेकिन कवि को महत्व नहीं दिया आदर्श गणराज्य में। आप मेरा जी प्रश्न सर। सुन पाए मैडम। जी सुन लिया सर, मैं नहीं स्पष्ट कर पाऊंगी अभी से। कोई बात नहीं मैडम। आपका अंतिम प्रश्न है मेरी तरफ से मैडम। जी। प्लेटो को प्रत्ययवादी माना जाता है। जी। अब प्रत्ययवाद को थोड़ा स्पष्ट करें कि प्रत्ययवाद का क्या मतलब होता है। सत्यवाद सर, जो ईश्वरीय जो देन है, ईश्वर का जो मूल विचार है, तत्व है, वही प्रत्यय है। आइडिया जिसे कहा है, विचार भी उसका दूसरा नाम है। प्रत्यय जगत या कि ईश्वर की जो कृति है, वास्तविक जो निर्माण जिन्होंने किया है, जैसे प्लेटो ने उदाहरण दिया है कि ईश्वर निर्माण करता है, तो वो ईश्वर ने पलंग के माध्यम से उन्होंने समझाया कि पलंग का निर्माण करता है, तो वह आदर्श सत्य है। प्रत्यय वही है, आदर्श जो सत्य है, मूल तत्व है। और जो अन्य पलंगों का जो निर्माण होगा, वह उसकी छाया मात्र है, वह उसकी अनुकृति है। तो जो मूल तत्व है, ईश्वरीय कृति या प्रकृति जो भी है, जो मूल है, वही प्रत्यय जगत है। क्या बताया मैडम आपने। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार जी पूर्ण जी, हुआ। प्रतिभा मैम आप जारी रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्ते पूजा मैम, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करें? जी मैम। जी। आप अरस्तु के बारे में क्या जानते हैं मैम? जी मैम, अरस्तु का समय 384 से 322 ईसा पूर्व है। ये प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु कहे जाते हैं। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं काव्य शास्त्र एवं भाषा शास्त्र है। काव्य शास्त्र में इन्होंने काव्य के सिद्धांत दिए हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत एवं विरेचन का सिद्धांत। बहुत अच्छे मैम। अरस्तु ने जो कला संबंधी अपना मत दिया है, वो किस पर आधारित है? आवाज आ रही है मैम? जी जी मैम, जी। अरस्तु का कलावादी सिद्धांत सौंदर्यवादी दृष्टि पर आधारित है। वह कला को
प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। उन्होंने कला को दर्शन एवं नीति शास्त्र या धार्मिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से मुक्त किया है। जी मैम। जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। जी जी, बहुत अच्छे मैम। आप जी। मुझे ये बताइए कि त्रासदी के बारे में धर्म परक अर्थ किसने दिया है? माफी चाहूंगी मैम। कोई बात नहीं मैम। हम बात कर रहे थे त्रासदी के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जी। त्रासदी में एक शब्द आता है, उसके तत्वों में एक स्थिति विपर्य। क्या मैम? स्थिति विपर्य, जी जी। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी मैम। स्थिति विपर्य का तात्पर्य है या इसका अर्थ है कि काव्य में जो कथा वस्तु होती है उसमें जो घटना घटित होती रहती है, चल रही होती है, वे एक दिशा की ओर अग्रसर होते हुए सहसा विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है, तो वही स्थिति विपर्य कहलाता है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, राम की कथा चल रही है और राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और अचानक से उनको वनवास मिल जाता है, तो घटना दिशा की ओर से विपरीत दिशा में मुड़ गई। यही काव्य में स्थिति विपर्य कहलाता है। ये कथा बहुत वस्तु बहुत का अच्छा, एक अंग है। बहुत अच्छा मैम, जी। बहुत बढ़िया। अरस्तु की जो कृति है जी काव्य शास्त्र, जी। जी उसका अंग्रेजी नाम हम बता सकते हैं मैम? जी। पोएटिक्स। पोएटिक्स। और यूनानी नाम उसका? यूनानी नाम है उसका पेरिपोइटिकेस। ओके, ठीक है। एक मैम ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि किसी वस्तु को समझने के लिए जी। अरस्तु ने कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा है, तो आप बता सकती हैं वो कौन सी बातें हैं जिनकी ओर समझने से? जी मैम। हेलो। जी मैं जी, मैं आपका पूछना चाह रही हूँ। तात्पर्य जी समझ पाई मैम। जी जी मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जी। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए कुछ बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है, तो वो कौन जी सी बातें हैं वो बता सकती है मैडम आप? माफी चाहूंगी मैम। कोई बात नहीं, जी। ठीक है। अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है जी मैम। उसके ऊपर अपना प्रकाश डालिए। जी मैम। अरस्तु काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं और अनुकरण का जो सिद्धांत है वह उनकी काव्य की आत्मा है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, लेकिन अरस्तु हूबहू नकल का हूबहू नकल को अनुकरण नहीं मानते। उनके अनुसार प्रकृति के जो दोष और अभाव रहते हैं वे अनुकृति के माध्यम से या अनुकृति की प्रक्रिया से कला के द्वारा दूर किए जाते हैं। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देते हैं। जी मैम। बहुत बढ़िया मैम। एक मेरा प्रश्न है जी मैम। कि अरस्तु का जो त्रास विरेचन का सिद्धांत है, जी मैम। जी, उसके क्या उद्देश्य हैं? जी मैम। अरस्तु के विरेचन के सिद्धांत का उद्देश्य यही है, हमारे जो भाव होते हैं, क्षुद्र भाव होते हैं या त्रास और दुख या भय के जो भाव होते हैं उनका विरेचन करना। इसके लिए उन्होंने दुखांत नाटक की परिकल्पना की है, त्रासदी का सिद्धांत दिया है कि हमारे जो दूषित मनोवृत्तियां हैं उनकी शुद्धि विरेचन के माध्यम से की जाती है। यही उनका उद्देश्य है मूल। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। एक मेरा जी अंतिम प्रश्न है कि जी। विरेचन का जो सिद्धांत है वो जी अरस्तु के किस ग्रंथ में हमें मिलता है? काव्य शास्त्र में मिलता है मैम, जहां तक मुझे पता है।
वापस मैम बताइए एक बार। काव्य शास्त्र, पोएटिक्स। ठीक है मैम। जी मेरी तरफ से प्रश्न समाप्त हो मैम। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम आपका।